नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, घंटे वाली चुड़ैल पार्ट 2। मंत्री दमनक महाराज शूरसेन के दरबार में पहुंचा। आओ दमनक, तुम कहाँ चले गए थे? महाराज, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। दरबार खत्म करके महाराज शूरसेन अपने मंत्री दमनक को एक एकांत कक्ष में ले आए। हाँ, अब बताओ, तुम अकेले में मुझसे क्या बात करना चाहते थे? क्षमा चाहता हूँ महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 2 ऐसे आदमियों का इंतजाम कर सकता हूँ जो बन मानुष से लड़ने की ताकत रखते हैं। अभी राजा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बन मानुष? महाराज, यह तो उसी बन मानुष की गुर्राहट है। लगता है वह नगर में आ गया है। राजा शूरसेन भय से थर थर कांपने लगा। दमनक, तुम कुछ भी करो पर मुझे इस मुसीबत से बचाओ। इस बन मानुष ने तो मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। धन दौलत की परवाह मत करना। महाराज, मैं नहीं चाहता था कि दरबार में कोई आपको डरपोक समझे, इसलिए मैंने आपसे अकेले में बात करना ठीक समझा। यह तुमने बहुत अच्छा किया दमनक। प्रजा के सामने यदि राजा की कमजोरी जाहिर हो जाए तो प्रजा ऐसे राजा को गद्दी से उतार फेंकने में एक पल की भी देरी नहीं करती। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। एहसान की कोई बात नहीं है महाराज। मैं जल्दी ही आपको 2 ऐसे आदमियों से मिलवाऊंगा जो महान पराक्रमी हैं। आप उन्हें अपना मित्र बना लेना। वैद्य यज्ञदत्त शर्मा के इलाज से संजीवक जल्दी ही ठीक हो गया। बन मानुष को पिंजरे में देखकर तो वह और भी खुश हुआ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो संजीवक। चलो, मैं तुम्हारी अपने राजा शूरसेन से मुलाकात करवाता हूँ। राजा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मंत्रीवर, आपकी राजा से मिलकर हमें भी बहुत खुशी होगी। पर मित्र, राजा से मिलते समय इस बात का बिल्कुल जिक्र न करना कि हमने बन मानुष को पकड़कर पिंजरे में बंद कर रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे वहम है कि बन मानुष को कोई भी आदमी जिंदा नहीं पकड़ सकता। वह बन मानुष से बहुत भयभीत है। अगर उसे यह पता चल गया कि बन मानुष को तुमने पकड़ लिया है तो सबसे पहले वह तुमको ही उसके पिंजरे में पहुंचा देगा। ओह! रथ में चढ़ते हुए संजीवक और नंदू चौंके। क्षमा करना मंत्रीवर, कहीं तुम्हारे राजा का मस्तिष्क विकृत तो नहीं है? वह ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसे डर रहता है कि कोई ताकतवर आदमी कहीं उसका राज्य न छीन ले। फिर तो तुम्हारा राजा पागल ही लगता है। वीर आदमियों को तो उसे पुरस्कार देना चाहिए। पुरस्कार तो तुम्हें भी मिलेगा, पर उसमें मेरा भी ख्याल रखना। क्यों नहीं? आखिर तुम हमें राजा से मिलवा रहे हो। दमनक दोनों को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजन, संजीवक और नंदू नाम के ये 2 बहादुर हैं। ये बन मानुष को मार सकते हैं। वाह, फिर तो इनका स्वागत है दमनक। इन्हें पूरे सम्मान के साथ अतिथि गृह में ठहराओ। दमनक उन्हें अतिथि गृह में छोड़कर चला गया। वह मंत्री का बच्चा तो कह रहा था कि राजा वीर पुरुषों से डरता है। यह क्या चक्कर है संजीवक? लगता है दमनक अपने राजा को और हमें एक साथ बेवकूफ़ बना रहा है। हमें सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद राजा का एक कर्मचारी उन्हें बुलाने आया। आपको महाराज ने इसी समय बुलाया है। ठीक है, चलो। कर्मचारी दोनों को साथ लेकर राजा के पास पहुंचा। यह सारा धन ले जाओ दमनक। अगर इन्होंने बन मानुष को मार दिया तो हम इन्हें और तुम्हें माला माल कर देंगे। महाराज, ये उसे जरूर मार डालेंगे, पर ये कुछ दिनों नगर के बाहर मेरी गड़ी में रहेंगे। तभी सेनापति दीर्घमुख वहां आ पहुंचा। वह मंत्री दमनक से मन ही मन चलता था। महाराज, किसी की वीरता को परखे बिना उसे एकदम से वीर नहीं मान लेना चाहिए, और कोई कार्य पूरा होने से पहले किसी को इतना धन भी नहीं देना चाहिए। धूर्त, कपटी, यह इस वक्त कहाँ से आ गया? महाराज, ब्रह्मांचल पर्वत पर घंटाकर्ण नाम की जो राक्षसी रहती है, उसका उत्पाद भी अभी कम नहीं हुआ है। तुमने अच्छा याद दिलाया दीर्घमुख। पहले इन दोनों को उसे ही मारने को कह दो, इससे इनकी परीक्षा भी हो जाएगी। अगर किसी तरह सेनापति को भी इन दोनों के साथ भेज दूं, तो राक्षसी इसे मारकर खा जाएगी और ये कांटा भी अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है महाराज, मेरे दोनों मित्र पहले घंटाकर्ण राक्षसी को ही मारने जाएंगे, लेकिन प्रमाण के लिए सेनापति जी को भी इनके साथ जाना होगा। यह भी ठीक है सेनापति,
तुम इन दोनों के साथ जाओ और इनकी बहादुरी का प्रमाण लाकर हमें दो। लेकिन महाराज मैं महाराज, सेनापति जी चुगली करने में सबसे आगे हैं। यह शायद राक्षसी के सामने जाने से डरते हैं। सेनापति, तुम्हें इनके साथ जाना ही होगा। डरपोक आदमियों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसी दिन संजीवक और नंदू ब्रह्मांचल पर्वत की ओर चल दिए। उनके साथ सेनापति तीरमुख को भी जाना पड़ा। नंदू, मंत्री दमनक काफी चालाक आदमी है। बेचारे सेनापति को फंसा ही दिया। ब्रह्मांचल पर्वत पर चढ़ते समय तीनों ने घोड़े छोड़ दिए। जरा धीरे धीरे चलो बहादुरों, मेरी तो सांस उखड़ रही है। अभी से सांस उखड़ गई सेनापति जी? अभी तो उस भयानक चुड़ैल से भी लड़ना होगा। चढ़ते चढ़ते तीनों आधे रास्ते पर एक शिव मंदिर के पास पहुंचे। अरे, इस वीराने में यह युवती कौन है? अति सुंदर। टन टन, इसके कानों में घंटियां। तीनों उसके पास पहुंचे। देवी, आप अकेली यहाँ इस वीराने में? कौन है आप? आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। घंटा कण चुड़ैल को मारने आए हो? आपने ठीक पहचाना, हम इसीलिए आए हैं। लेकिन आप? मैं इस मंदिर की रक्षिका हूँ। इस मंदिर में अपार धन संपत्ति दबी हुई है, पर मुझे लोगों की मूर्खता पर हंसी आती है। कैसी मूर्खता? क्या कह रही हो तुम? यही कि वे समझते हैं कि यहाँ पर घंटा कण नाम की कोई चुड़ैल रहती है। तो क्या यहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं रहती? संजीवक, यह झूठ बोलती है। पहाड़ की चोटी तो अभी ऊपर है, हम वहां चलकर देखेंगे। युवती मंदिर के चबूतरे पर चढ़ गई और मुस्कुराकर तीनों की तरफ देखने लगी। जरूर जाकर देखो, पर पहले यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि लोगों को कैसे गलतफहमी हो जाती है। संजीवक, नहीं, मुझे यह कोई चालबाज औरत मालूम पड़ रही है। सेनापति जी, आप तो समझदार हैं, आप इन मूर्खों की बातों में मत आइए। सेनापति अकड़कर जैसे ही चबूतरे पर चढ़ा, युवती ने मंदिर में लटका घंटा बजाया। इससे पहले अपार धन संपत्ति के बारे में पूछना चाहिए। कुछ पलों बाद युवती ने घंटा छोड़ दिया। सेनापति जी, मूर्ख लोग इस घंटे की आवाज को ही घंटा कण चुड़ैल समझ लेते हैं। चलिए, मैं आपको यहाँ रखी हुई वह अपार धन संपत्ति दिखाऊं। आह, अगर वह धन संपत्ति और यह सुंदर युवती मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। युवती सेनापति को मंदिर के भीतर ले गई और उसने एक चौकोर पत्थर हटाया। आहा, इतनी दौलत! कौन है इसका मालिक? स्त्री और दौलत वीर पुरुषों के लिए ही होती है। अरे, तुम भी आओ और देखो, वहां क्यों खड़े हो? लेकिन संजीवक और नंदू तेजी से भागकर मंदिर के चबूतरे से नीचे उतर आए। संजीवक भैया, मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आता है, वरना यह औरत अपने को इस खजाने की रक्षक बताने के बाद खुद ही खजाना क्यों दिखाती? तुम ठीक कहते हो, जल्दी से यहाँ से चलो। संजीवक और नंदू ने सेनापति को आवाज दी तो वह मुस्कुराता हुआ उस युवती के साथ बाहर आया। क्या बात है, क्यों पुकार रहे हो? हम इसलिए पुकार रहे हैं कि हम ऊपर उस चुड़ैल को मारने जा रहे हैं। तुम हमारे साथ चलते हो या नहीं? तुम उस राक्षसी को मार कर आओ, तब तक मैं यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, हम जाते हैं। तगड़ा शिकार तो हाथ से निकल गया, अब इसी पर सब्र करना पड़ेगा। संजीवक और नंदू जैसे जैसे पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ते गए, वैसे वैसे सड़े हुए मांस की दुर्गंध उनकी नाक में भरती चली गई। नंदू, यह सड़े मांस की दुर्गंध कहाँ से आ रही है? ऊपर देखो संजीवक, चोटी पर गिद्ध मंडरा रहे हैं। उधर कोई सड़ी हुई लाश पड़ी होगी। चलो, चलकर देखते हैं किसकी लाश है। दोनों ऊपर पहुंचे तो चौंक पड़े। हे भगवान, यह सब क्या है? संजीवक, तुरंत नीचे चलो, मुझे सेनापति की जिंदगी खतरे में लगती है। दोनों बड़ी तेजी से नीचे उतरे। हा 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 हा। मंदिर के आंगन में उतरते ही दोनों चौंक कर ठिठक गए। नहीं! दोनों को देखते ही हा 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 हा। तो यह है तेरा असली रूप। ये घंटे क्यों बजाती है तू? हा हा हा। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अधिक चल फिर नहीं सकती। मैं घंटे बजाती हूँ तो मूर्ख लोग समझते हैं यहाँ कोई मंदिर है। लोग मंदिर के भ्रम में यहाँ पर आकर फंस जाते हैं। पर हम मूर्ख नहीं हैं घंटा कण चुड़ैल। हम तेरे मारे गए लोगों की हड्डियां देख कर आए हैं। हम अब तुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। हा हा हा। पहले तुम तो मुझसे बचो, चींटी की तरह मसल डालूंगी तुम्हें।
हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चुड़ैल ने फिर जोर से अट्टहास किया। तभी नंदू और संजीवक ने चुड़ैल के बाल पकड़कर कंधों पर छलांग लगा दी। दोनों ने तेजी से अपने आप को संभाला और अपनी अपनी तलवार का भरपूर वार चुड़ैल के कानों से लटके घंटों पर किया। अब देखते हैं तू कैसे लोगों को धोखा देकर बुलाती है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कानों के घंटे कटकर गिरते ही चुड़ैल का आकार छोटा होने लगा। आह, उफ! धरती पर गिरकर चुड़ैल का जिस्म आग और धुएं में घिर गया। यह तो मर गई। अब चलो, प्रमाण के लिए ये दोनों घंटे और मंदिर की धन संपत्ति ले चले। हाँ, चलो। दोनों मंदिर में छिपी अतुल संपदा को घोड़ों पर लादकर वापस लौट पड़े। संजीवक भैया, सेनापति तो मारा गया, चुड़ैल भी खत्म हो गई, पर हमारी बहादुरी का सिक्का राजा पर कौन जमाएगा? बहादुर इंसानों को किसी की झूठी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती नंदू। लेकिन दोनों जब चंद्रनगर के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर दोनों चौंक पड़े। पूरे नगर में हाहाकार मचा हुआ था। अरे रुको, तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? संजीवक, लगता है नगर में कुछ गड़बड़ है, हमें सतर्क हो जाना चाहिए। नगर के भीतर पहुंचते ही सारी गड़बड़ी का राज खुल गया। ओह, बचाओ बचाओ! यह पिंजरे से बाहर कैसे आ गया? जरूर बन मानुष ने पिंजरे को खोल लिया होगा, या फिर दमनक और करकट ने कोई गड़बड़ की होगी। दोनों अपनी अपनी तलवारें खींचकर आगे बढ़े। यह समय सोचने का नहीं है नंदू, आओ हम पहले इन लोगों को बचाएं। ठीक है। संजीवक और नंदू को अपनी ओर झपटता देख बन मानुष ने दोनों को छोड़कर जोरदार गर्जना की। उफ, इसे खत्म कर दो। दूसरे ही पल संजीवक ने घोड़े से उतरकर उस पर वार किया। आह, ऊ, खच! बन मानुष खुली सड़क पर संजीवक और नंदू द्वारा मार दिया गया। सैकड़ों लोगों ने बहादुरी का वह करिश्मा अपनी आंखों से देखा। बन मानुष मारा गया। संजीवक और नंदू ने बन मानुष को मार गिराया। उधर महल में अत्यधिक भयभीत राजा शूरसेन को एक सैनिक ने खबर दी, महाराज, बन मानुष मारा गया। क्या यह सच है? तभी दमनक संजीवक और नंदू को अपने साथ लेकर राजा के पास पहुंचा। यह सच है महाराज, इन दोनों वीरों ने बन मानुष के साथ साथ घंटाकर्ण चुड़ैल को भी मार दिया है। शाबाश, सचमुच तुम दोनों बहुत बहादुर हो। मैंने आपसे कहा था ना महाराज कि ये दोनों बहुत बहादुर हैं। ये उस चुड़ैल से छीनकर बहुत सी दौलत और उसकी घंटियां भी अपने साथ लाए हैं। वाह, यह दौलत अपनी बहादुरी से इन्हें प्राप्त हुई है। यह इनके ही पास रहेगी। हम भी अपनी ओर से इन्हें पुरस्कार देंगे। उसी दिन राज दरबार में राजा शूरसेन ने घोषणा की, सभासदों, हम नंदू को आज से अपना महामंत्री बनाते हैं और संजीवक को अपना सेनापति। लेकिन महाराज, मैं? दमनक, तुम आज से हमारे प्रधान कोषाध्यक्ष होंगे। दरबार में राजा शूरसेन, संजीवक और नंदू की जय जयकार होने लगी। महाराज शूरसेन की जय, नए सेनापति और महामंत्री की जय। रात होते ही करकट लुहार दमनक के पास पहुंचा। मित्र, यह तो बहुत बुरा हुआ, आपसे महामंत्री का पद छिन गया। महामंत्री पद न सही, पर राजकोष तो मेरे ही हाथ में है। मित्र, सेठ धनराज का सारा धन हड़प कर उसे वह वैद्य यज्ञदत्त को ठिकाने लगाकर अच्छा ही किया। अगर वे जीवित रहते तो कभी भी राजा से हमारी चुगली कर सकते थे कि हमने बन मानुष को छिपाकर रखा था। हाँ करकट, अब वह कपटी सेनापति भी नहीं लौटेगा। अब हम दोनों हाथों से अपना घर भर सकते हैं। अपनी योजना के अनुसार दमनक और करकट ने राजकोष खाली करना शुरू कर दिया। दमनक ने करकट को अपना विशेष सहयोगी बना लिया। वाह, तुम्हें नृत्य पसंद आया करकट? वाह सरकार, गजब की पसंद है आपकी। पर उनकी यह अय्याशी और धोखेबाजी अधिक दिन नहीं चल सकी। महाराज, कोषाध्यक्ष को तो कमंडल में भरे जल की तरह से धन का संचय करना चाहिए। बिना विचारे व्यय करने से तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो महामंत्री? कोषाध्यक्ष दमनक क्या अपव्यय कर रहा है? जी महाराज, कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर जाने लगे तो चुपचाप नहीं बैठे रहना चाहिए। इन दिनों मित्र दमनक राजकोष को सुरा और सुंदरियों के ऊपर लुटा रहे हैं। यह तो चिंता की बात है। अच्छा किया जो तुमने हमें सचेत कर दिया। हम आज ही उससे बात करेंगे।
राजा ने दमनक को बुलाया। क्या यह सच है दमनक कि इन दिनों तुम सुरा और सुंदरियों पर राजकोष का धन लुटा रहे हो? यह सरासर झूठा आरोप है महाराज। मैंने आपका नमक खाया है। मैं ऐसी नमक हरामी करने की बात सोच भी नहीं सकता। राजा को क्रोध आ गया। तो क्या महामंत्री नंदू झूठ बोल रहे हैं? क्या हम उनकी बात पर अविश्वास करें? महाराज क्षमा करें, मैं जो अब कहने जा रहा हूँ वह भी अटल सत्य है। महामंत्री नंदू अब आपको इस राजगद्दी पर बैठे हुए देखना नहीं चाहते। वे आपको कायर समझते हैं। सेनापति संजीवक के साथ मिलकर वे आपका तख्ता पलट देना चाहते हैं। वे मुझे भी अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? प्रमाण मेरे पास इस बात का भी है महाराज कि वे दोनों आपकी हत्या कर देना चाहते हैं। उन्हें अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा महाराज। वे दोनों सोनपुर नगर के व्यापारी धनराज के मामूली सेवक थे, पर आपने उन्हें इतना ऊंचा पद दे दिया। दिमाग तो उनका आप ही खराब होना था। राजा कान का कच्चा था। वह जल्दी ही धूर्त दमनक की बातों में आकर भयभीत हो उठा। तुमने तो हमें चिंता में डाल दिया दमनक। अब हम क्या करें? महाराज, नीति कहती है कि राज्य की इच्छा करने वाले शत्रु को रास्ते से हटा देना चाहिए। राजा का कार्य दंड देना है। यह तो केवल मामूली सेवक हैं। यदि मित्र, माता, पिता, भाई, पुत्र और पुत्री भी राज सिंहासन की कामना करें तो उन्हें मार डालना चाहिए। राजा ने तुरंत बिना सोचे समझे संजीवक और नंदू की मृत्यु का आदेश दे दिया। यह लो दमनक, आज से तुम मेरे प्रधानमंत्री हो। मेरी आज्ञा है कि संजीवक और नंदू को सुबह होते ही मौत के घाट उतार दो। जो आज्ञा महाराज। दमनक खुशी से उछलता राजमहल से बाहर आया। महल के बाहर करकट दमनक की प्रतीक्षा कर रहा था। खुश हो जाओ करकट, मैंने वो चाल चली है कि दोनों संजीवक और नंदू सुबह होते ही साफ हो जाएंगे और फिर इस कायर राजा को मारकर मैं यहाँ का राजा बनूंगा और तुम मेरे सेनापति होंगे करकट। तभी पेड़ के पीछे छिपकर खड़े संजीवक और नंदू उन दोनों पर टूट पड़े। धूर्त, कपटी राजा, तो मैं तुझे बनाऊंगा। सुबह तक तू जिंदा रहेगा तभी तो। खच! आह! आज्ञा पत्र लाकर नंदू ने राजा के सामने फाड़कर फेंक दिया। तुम अविवेकी राजा, अब हम दोनों तुम्हारे राज्य में एक पल भी नहीं रहेंगे क्योंकि तुम डरपोक और बुद्धिहीन हो। हम जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद दोनों घोड़ों पर सवार होकर सोनपुर के लिए वापस लौट चले। आह! मैंने अपनी मूर्खता से 2 बहुमूल्य हीरे खो दिए। नंदू, बहुत दिनों तक अपने घर से बाहर रहने पर जब वापस घर लौट रहे हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। लेकिन संजीवक, हमारे यहाँ आने और वापस लौटने में कितना अंतर है। पहले हम सेठ जी के साथ आए थे और अब अकेले लौट रहे हैं। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।